अमृतसर एक ऐसा शहर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में गोल्डन लेटर्स से लिखा गया है, मगर इस नाम के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा है जिसे भुला पाना नामुमकिन है, और वो दर्द है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तभी तो आज भी अमृतसर का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले जलियांवाला बाग आता है। वही बाग जहां खुद को सभी कहने वाले ने आजादी की हलचल को दबाने के लिए हजारों मासूमों पर कहर बरसाया था। और ये दिन था 13 अप्रैल 1919 का, जब भारत के इतिहास में इंसानियत शर्मसार हुई और निर्दोषों का खून जमीन पर बिखरा था। जी हाँ, ये वही दिन था जब एक पूरी पीढ़ी ने गुलामी का असली रंग देखा और आजादी का महत्व जाना था। क्या हुआ था उस दिन वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर की। अगर अमृतसर की बात की जाए तो सदियों से इस शहर में सिख कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। 13 अप्रैल को पूरे भारत के साथ साथ यहाँ भी बैसाखी का फेस्टिवल हमेशा से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, मगर 1919 का बैसाखी का दिन कुछ अलग था। पता है क्यों? क्योंकि वो रंगों का नहीं बल्कि खून से सना दिन था। दरअसल जब पूरा शहर फेस्टिवल की रौनक में डूबा था, तब कुछ बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स एक सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। वो अंग्रेजों की एट्रोसिटीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के शिकंजे में था। कानून के नाम पर अंग्रेज रूलर्स इंडियंस पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रहे थे। अब की बार एक नया कानून रोलेक्ट एक्ट के रूप में आया था, एक ऐसा कानून जो आजादी को जंजीरों में जकड़ने का नया तरीका था। लोगों को उनकी ही जमीन पर गुलाम बना दिया गया, मगर इस बार इंडियंस ने तय कर लिया था कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो इस जुल्म के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी आवाज बंदूकों की गूंज में दबा दी जाएगी, कि आने वाले कुछ ही सेकेंड में जलियांवाला बाग का वो होली ग्राउंड खून से लाल हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि इतिहास में एक ऐसा चैप्टर जुड़ने वाला है जिसे सुनकर आने वाली जनरेशंस की रूह तक कांप उठेगी। रोलेक्ट एक्ट की बात की जाए तो ये फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट काला कानून था। दरअसल साल 1919 भारत में अंग्रेजों का जुल्म चरम पर था, और फिर ब्रिटिश सरकार ने खतरनाक कानून लाया, रोलेक्ट एक्ट। इस कानून के तहत किसी को भी बिना मुकदमे और बिना सबूत के जेल में डाला जा सकता था। ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ये कानून भारतीयों की आजादी की आवाज दबाने के लिए था, लेकिन इसने पूरे देश में आग भड़का दी। महात्मा गांधी और हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने जबरदस्त विरोध किया, और इसलिए ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा इकट्ठा की गई थी। ये सभा पीसफुल तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए आई थी। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते हुए ये सभी लोग यहाँ पर बड़े ही शांति से बैठे हुए थे। इसमें बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हर तबके के लोग थे, मगर उन्हें क्या पता था कि इन सीधे साधे लोगों का कत्ल आज जनरल डायर के हाथों होने वाला है। जी हाँ, वही नाम जिसे आज भी सुनकर हर भारतीय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके एक ऑर्डर पर सैनिकों ने बिना रुके अंधाधुंध मासूम लोगों पर गोलियां चलाई। मासूम लोगों की चीखें गोलियों की आवाज में दबकर रह गईं। इन लोगों ने चारों तरफ भागने की कोशिश की, मगर इस क्रूअल पर्सन ने भागने के सभी रास्ते बंद करवा दिए। लोग सैनिकों की गोलियों का शिकार होने को मजबूर हो गए। कुछ अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, मगर गोलियों ने वहां भी उन्हें नहीं बख्शा। इस घटना ने पूरे भारत को दिखा दिया कि इन गोरे अंग्रेजों की असली हकीकत क्या है। इस मैसेकर के बाद हर पैट्रियट के मन में बदले की चिंगारी उठ गई। अब अगर कोई कुछ चाहता था तो वो इन मासूम लोगों की शहादत का बदला था। मगर इस पूरी सभा में एक इंसान ऐसा भी था जो उस समय गोली से तो बच गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घर कर गई। जिसने भी इस टेरिबल इंसिडेंट को अंजाम दिया है, मैं उसे एक दिन इसी तरह गोली से उड़ा दूंगा। मेरी जिंदगी का अब यही एक गोल है, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इस शख्स का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने इस घटना के पूरे 21 साल बाद अपने बदले को पूरा किया, मगर कैसे, ये तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। जब अंग्रेजों ने रोलेक्ट एक्ट पास किया तो महात्मा गांधी और अदर मॉडरेट लीडर्स लोगों को उसके अगेंस्ट नॉन वायलेंस मेथड से आवाज उठाने के लिए इंस्पायर करने लगे, मगर ये अपोज पूरी तरह से पीसफुल था।
इस एक्ट को लागू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल एक सभा में लोगों को इस काले कानून के अगेंस्ट नॉन वायलेंस मूवमेंट करने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। अंग्रेजों ने अचानक आकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीयों के मन में इस कानून का जो डर बैठा था वो अब और गहरा हो गया। वो इसके अगेंस्ट कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए उन्होंने सोचा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा की जाए और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी जाए। लोग सरकार के सामने अपनी आवाज पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते थे, मगर जनरल डायर को इस बारे में पहले ही सूचना मिल चुकी थी। उसने 12 अप्रैल को ही इस खूनी खेल को अंजाम देने की पूरी योजना बना ली थी। उसने बाहर से सैनिक बुला लिए थे। 13 अप्रैल की सुबह जब सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए तो अब केवल इंतजार था अंग्रेज अधिकारी का। जैसे ही जनरल डायर जलियांवाला बाग में दाखिल हुआ, उसने सैनिकों से कहकर बाग का दरवाजा बंद करवा दिया। जलियांवाला बाग वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता था जो बहुत नैरो था। जनरल डायर ने उसे बंद करवा दिया और वहां सैनिक तैनात कर दिए। फिर वो खुद अपने फौजियों के साथ अंदर चला गया। सभी लोग जनरल डायर की तरफ देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो इस कानून को लेकर कोई राहत या बदलाव की घोषणा करेगा, मगर राहत मिलना तो दूर, जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपनी फौज को ऑर्डर दिया, फायर। फायर सुनते ही सैनिकों ने अंधाधुंध भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। न बच्चे बचे न औरतें। ये मैसाकर हिस्ट्री में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। बेबस लोग भागने की कोशिश करते, मगर भागते कहां? जाने का रास्ता तो सिर्फ एक ही था और वहां जनरल डायर के सैनिक गोलियां लेकर तैनात थे। बाग के बीच में एक कुआं था। वर्षों से सूखा पड़ा ये कुआं उस दिन लाशों से भर गया। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदना बेहतर समझा, मगर सैनिकों की गोलियां वहां भी पहुंच गईं। किसी को पता भी नहीं चला कि कितने मासूम लोग इस दर्दनाक मौत का शिकार हो गए। जब गोलियां रुकी और नरसंहार थमा तो इस सूखे कुएं से 120 डेड बॉडीज निकाली गई। शायद यही कारण है कि इसे आज भी खूनी कुआं कहा जाता है। कुछ लोगों ने दीवारों से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, मगर वो इतनी ऊंची थी कि बच निकलना इम्पॉसिबल था। देखते ही देखते वहां बैठे लोग लाशों के ढेर में बदल गए। कब उनकी सांसें थम गईं, पता ही नहीं चला। जनरल डायर के सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनके हथियारों में बारूद था। 10 मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर चीखने चिल्लाने की गूंज सन्नाटे में बदल गई। ये घटना भले ही हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज हो गई हो, मगर जलियांवाला बाग की दीवारों पर बने गोलियों के निशान आज भी उन चिल्लाहटों का प्रूफ हैं जो इनोसेंट पीपल के शरीर को भेदते हुए निकली थी। यहाँ की दीवारें अंग्रेजों की भारतीयों पर किए गए इनह्यूमन एट्रोसिटीज की गवाह हैं। इस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद भी जनरल डायर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। उसकी आंखों में ना रिमॉर्स था, ना ही गिल्ट, बल्कि उसे अपने किए पर प्राउड था। और वो यहीं नहीं रुका। अमृतसर की सड़कों पर उसने जब भारतीयों को देखा तो वो उन्हें तोपों से बांधकर घसीटते हुए ले गया। ये अनइमेजिनेबल था कि कोई इंसान इतना रुथलेस कैसे हो सकता है, लेकिन डेस्टिनी ने उसके साथ भी वैसा ही किया जैसा उसने उन मासूमों के साथ किया था। 23 जुलाई 1927 को पार्किंसन की बीमारी और लकवे से उसकी बहुत ही पेनफुल डेथ हुई। मगर सवाल ये है कि क्या इस हीनियस मैसेकर के लिए केवल जनरल डायर ही रिस्पॉन्सिबल था? नहीं, इस घटना के पीछे असली मास्टरमाइंड माइकल ओडायर का था, जिसने डायर को इस मैसेकर की खुली छूट दी और बाद में उसे इनोसेंट प्रूव किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मली जलियांवाला बाग हत्याकांड में मात्र 349 लोगों की डेथ की बात एक्सेप्ट की। इस मामले की जांच के लिए माइकल ओडायर को जिम्मेदारी सौंपी गई। जब उसने जनरल डायर से पूछा कि उसने अनआर्म्ड लोगों पर गोलियां क्यों चलाई, तो उसका उत्तर था, मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। इसी लॉजिक के बेस पर जनरल डायर को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया और उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। ये भारतीयों के लिए डीप ट्रॉमा था जिसने उनके भीतर बदले की आग को और भड़का दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखावे के लिए हंटर कमीशन एस्टैब्लिश किया, लेकिन रिजल्ट वही निकला जिसकी उम्मीद थी। जनरल डायर को इनोसेंट ठहराया गया, बल्कि उसे सम्मानित भी किया गया। हालांकि उसे भारत छोड़ने और दोबारा वापस न आने का अलर्ट भी दिया गया। लेकिन उधम सिंह के लिए ये इनजस्टिस इंटॉलरेबल था।
उन्होंने तय कर लिया कि वो इस हत्याकांड के मेन कॉन्स्पिरेटर माइकल ओडायर से बदला लेंगे। इसके लिए उन्होंने भारत छोड़ दिया और सही समय का वेट करने लगे। वो पहले अफ्रीका, फिर अमेरिका और अंततः यूरोप पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई नामों से पहचान बनाई और अलग अलग देशों में रहे। वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के कांटेक्ट में आए और उनसे इंस्पायर हुए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने अपने जीवन का पर्पस बना लिया। पॉवर्टी उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की और अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर लंदन जाकर उन्होंने माइकल ओडायर को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक होटल में वेटर की नौकरी की और माइकल ओडायर की एक्टिविटीज पर नजर रखी। अगर वो चाहते तो वहीं उसे मार सकते थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं था। मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक पिस्तौल खरीदी और सही समय का इंतजार करने लगे। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक हो रही थी, जिसमें माइकल ओडायर भी था। उधम सिंह पिस्तौल को एक किताब में छिपाकर सभागार के पिछले हिस्से में बैठ गए। जैसे ही सभा खत्म हुई, उन्होंने माइकल ओडायर के सीने में पहली गोली चलाई, फिर बाकी गोलियां भी उसके सीने में उतार दी। माइकल ओडायर वहीं ढेर हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ब्रिटिश सरकार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक भारतीय ने उनके देश में घुसकर उनके एक उच्च अधिकारी की हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा, यह बदला नहीं, जस्टिस था। उन इनोसेंट्स की मौत का बदला जो जलियांवाला बाग में मारे गए थे। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं माइकल ओडायर जैसे और लोगों को भी खत्म करता। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नाम इंडियन हिस्ट्री में अमर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ उनका नाम सदा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है, एक ऐसे ब्रेव फाइटर के रूप में जिसने 21 साल तक अपने लोगों को जस्टिस दिलाने का रिजोल्यूशन निभाया। वैसे आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या ख्याल है? अगर आप उधम सिंह की जगह होते तो क्या करते? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।